नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कीन्स का जो उपभोग का सिद्धांत है। कीन्स का जो उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम कहिए, सिद्धांत कहिए, उस विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। कुछ किताबों में आपको कीन्स का जो है उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम मिलेगा, जो अलग अलग चैप्टर में मिलेगा, और जो है अलग चैप्टर में आपको कीन्स का जो है उपभोग का सिद्धांत मिलेगा। लेकिन इस वीडियो में हम दोनों को एक साथ समझेंगे, देखेंगे कि क्या सिद्धांत है। इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने उपभोग फलन, अल्पकालीन दीर्घकालीन उपभोग फलन देखा, औसत और सीमांत उपभोग फलन, जिसे हम लोग सीमांत और औसत उपभोग प्रवृत्ति के नाम से भी जानते हैं। ये वीडियो आप लोगों ने देखा। अब हम ऐसी स्थिति में हैं कि कीन्स के जो सिद्धांत है उपभोग संबंधी, उस विषय में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम कोई भी जो सिद्धांत होता है उस संदर्भ में उसकी कुछ मान्यताएं होती हैं। मान्यताएं बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। अर्थशास्त्र में मान्यताओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि मान्यताओं के कारण ही जो है वो सिद्धांत अपने सिद्धांत पर खरे उतरते हैं। तो इसलिए पहले हम लोग कीन्स की जो उपभोग सिद्धांत है उसकी मान्यताओं को जानेंगे, फिर उसके बाद उसके सिद्धांत की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कीन्स का जो उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम है, या जिसे हम लोग उपभोग का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है, उसके मान्यताएं जानेंगे। पहली जो मान्यता है वो यह है कि वर्तमान जो मनोवैज्ञानिक एवं संस्थागत जो स्थिति में कोई परिवर्तन ना आए। ठीक है, तो पहली मान्यता क्या हुई कि वर्तमान जो संस्थागत और मनोवैज्ञानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि आय के अतिरिक्त अन्य किसी चर में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे आय का वितरण हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो है कीमत है, जनसंख्या है, इन सब चीजों में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। ठीक है, एक्चुअली हम लोग देखते क्या है कि ये कीन्स का जो सिद्धांत है वो बेसिकली अल्पकालीन सिद्धांत है, अल्पकाल की मान्यताओं पर ये आधारित है। ठीक है, तो हमने पहली मान्यता क्या देखी कि जो वर्तमान मनोवैज्ञानिक एवं संस्थागत जो स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, अर्थात जो है कीमतें, जनसंख्या, आय का वितरण इत्यादि जो है पूर्ववत बना रहे। ठीक है, अब दूसरी जो मान्यता है वो ये है कि साधारण परिस्थितियां बनी रहे। साधारण परिस्थितियों का मतलब है कि किसी प्रकार का युद्ध न हो, क्रांति न हो, अति स्फीति की स्थिति हो न हो, मुद्रास्फीति की स्थिति न हो, अर्थात इन प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो ये मान्यता, ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद जो है तीसरी जो आपकी मान्यता है वो ये है कि कीन्स का जो सिद्धांत है, उपभोग का सिद्धांत, ये विशेष रूप से पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्थाओं पर लागू होते हैं। ठीक है, पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्थाओं पर ये लागू होते हैं। भारत जैसे देशों में लागू नहीं होता, क्योंकि भारत जो है न तो पूरी तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो कीन्स का जो उपभोग का सिद्धांत है वो पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्थाओं पर लागू होता है। इसका मतलब क्या है कि ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में हम लोग देखते हैं कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो निजी उद्यमी है
ठीक है, उसमें या जो पूंजीपतियों के कार्यकलापों में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती, करती भी है तो थोड़ा बहुत नाम मात्र का करती है। ठीक है, इसी को ये किन्स की सबसे बड़ी मान्यता है। आप केवल उपभोग की नहीं, आप जो देखेंगे रोजगार का सिद्धांत हो या फिर हम अन्य बेरोजगारी का सिद्धांत या रोजगार के सिद्धांत या आय के निर्धारण के सभी में ये मान्यता है। किन्स की जो पुस्तक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी, उसमें इन मान्यताओं में एक सबसे बड़ी मान्यता है। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि किन्स का जो सिद्धांत है वो पूंजीवादी देशों पर लागू होता है। ठीक है, जिसको हमने यहाँ क्या बताया, ये तीसरी जो मान्यता क्या थी कि अहस्तक्षेप की नीति, अर्थात पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ही किन्स का ये सिद्धांत लागू होता है, जिसे हम लोग लेजिस्फेयर के नाम से जानते हैं। लेजिस्फेयर का मतलब अबंधन की नीति। ठीक है, अर्थात फ्री मार्केट इकोनॉमीज। फ्री मार्केट मतलब स्वतंत्र रूप से बाजार अपनी क्रियाएं कर रहा है, वहां पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, तो ये तीन मान्यताएं हुई। आप किताबों में और भी बहुत सारी मान्यताएं पढ़ेंगे, लेकिन जो मुख्यतः मान्यताएं ये तीन ही है। आपको और भी बहुत सारी मान्यताएं देखने को मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर मेन जो मान्यता है उसी संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो ये मुख्य मान्यताएं हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किन्स के जो उपभोग की मनोवैज्ञानिक नियम या सिद्धांत क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसका पॉइंट वाइज समझेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं मात्र 3 लाइन में कि आप यही मेन है आपका। ये जो 3 लाइन मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये पूरे सिद्धांत का सार है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए कि किसी देश की समस्त आय में वृद्धि होने पर, देखिए किसी देश की मतलब हम लोग यहाँ समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, और ये जो उपभोग का सिद्धांत है ये समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो किन्स ने ये कहा कि किसी देश की समस्त आय में वृद्धि होने पर उपभोग में भी वृद्धि होती है, लेकिन जिस रेशियो से यानी जिस दर से आय में वृद्धि होती है उससे कम दर से आपका उपभोग में वृद्धि होता है। ठीक है, यही मेन पॉइंट है किन्स के उपभोग सिद्धांत का आधार या सार कह लीजिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए कि किसी देश की समस्त आय में वृद्धि होने से उस देश का उपभोग भी बढ़ता है, उपभोग में वृद्धि होती है, लेकिन उपभोग में जो वृद्धि होती है आय में वृद्धि की जो दर है, अर्थात आय में जिस रेशियो से जिस दर से वृद्धि हो रही है, मान लिए आय बढ़कर 2 गुनी हो गई तो उपभोग 2 गुना नहीं होगा, 2 गुने से कम होगा। ठीक है, और इसी को किन्स ने कहा कि जो औसत उपभोग प्रवृत्ति है, अर्थात एपीसी, आय में वृद्धि होने से एपीसी में कम वृद्धि होती है, एपीसी जो है घटती है, और एमपीसी जो है एपीसी की तुलना में कम होती है। यही मेन इसका सार है किन्स के उपभोग सिद्धांत का या किन्स के उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम का। ठीक है, अब हम इसकी एक एक पॉइंट को लेंगे, एक एक विशेषताओं को विस्तार से समझेंगे। पहला जो विशेषता है वो यह है कि किन्स ने यह माना कि आय उपभोग निर्धारण का सबसे प्रमुख तत्व है या महत्वपूर्ण तत्व है। आय जो है उपभोग निर्धारण का सबसे प्रमुख तत्व है। ठीक है, और आय में वृद्धि होने पर उपभोग में भी वृद्धि होती है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार को देखते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने ये कहा कि
उपभोग और बचत को निर्धारित करने वाला जो सबसे प्रमुख तत्व है वो है ब्याज की दर। अर्थात प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने ये कहा कि ब्याज की दर जो है उपभोग और बचत को निर्धारित करते हैं। जबकि किन्स ने क्या कहा? किन्स ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की इस मान्यताओं का खंडन किया या उसको नकारा। उन्होंने ये कहा कि जो है उपभोग निर्धारण का सबसे प्रमुख तत्व क्या है? आय। ठीक है। अब यहां पर ये आपकी पहली विशेषता हुई। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता यह है कि आय बढ़ने पर उपभोग में तो वृद्धि होती है, लेकिन जिस रेशियो से आय में वृद्धि होती उससे कम दर से होती। अर्थात यहां पर औसत उपभोग प्रवृत्ति घटती है। ठीक है। क्या होता है? घटती है। अर्थात आय में वृद्धि होने से, जब आय में वृद्धि होती है तो औसत उपभोग प्रवृत्ति घटती है। औसत उपभोग प्रवृत्ति का मतलब है एपीसी। ठीक है। और यहां पर हम इसके पहले वाले वीडियो में भी आप लोग देखेंगे, उपभोग फलन वाले वीडियो में उसको विस्तार से इस संदर्भ में बताया गया है। आप जाकर उस वीडियो को भी देखिए। और इसके साथ ही जो लिंक में भी मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अल्पकालीन, दीर्घकालीन उपभोग फलन, औसत और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ये तीनों वीडियो को आप जाकर देखिए तो आप इसको और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है। तो दूसरी विशेषता मैंने क्या बताया कि आय में वृद्धि होने पर जो है औसत उपभोग प्रवृत्ति घटती, अर्थात एपीसी घटती है। ठीक है। और एमपीसी क्या होता है? एमपीसी जो है आपका एपीसी से कम होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। एमपीसी जो होता है यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, वो एपीसी से कम होता है। ठीक है। ये दूसरी विशेषता हो गया। उसके बाद तीसरी जो विशेषता है वो ये है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अर्थात एमपीसी। ठीक है। एमपीसी क्या है? एमपीसी जो है 0 से अधिक और इकाई से कम होती है। अर्थात एमपीसी ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। इसका मतलब क्या है कि हम लोग व्यवहारिक रूप से भी देखते हैं कि क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति की आय अगर 0 है तो उसका उपभोग 0 नहीं होगा। अर्थात किसी भी व्यक्ति की आप देखेंगे उपभोग 0 नहीं होता, इसलिए एमपीसी 0 नहीं होगा और न ही वो 1 के बराबर होगा। जितना वो इनकम करेगा वो टोटल का टोटल खर्च नहीं करेगा, जब भी होगा उससे कम होगा। ये वो बहुत ही व्यवहारिक चीज है। ये हमारे डे पर डे लाइफ में हम लोग को देखने को मिलता है सभी के साथ। तो इसलिए जो एमपीसी है वो 0 से अधिक होता है और इकाई से कम होता है। ठीक है। एमपीसी ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। ठीक है। दूसरी जो विशेषता मैंने आपको बताई थी तो उसमें आपको मैंने एक चीज बताया था कि जो दूसरी क्या, मैं तीसरी विशेषता आपको बता रहा हूं। तो यहां पर जो तीसरी विशेषता ये है कि किन्स का जो उपभोग फलन है वो क्या है? C = a स्मॉल a प्लस स्मॉल b और कैपिटल Y। ये किन्स का जो है उपभोग फलन है। ठीक है। C = a प्लस b y। ठीक है। इस फलन के अनुसार अर्थात इस उपभोग फलन के अनुसार किन्स ने ये कहा, जो कि ये अल्पकालीन उपभोग फलन है। किन्स का ये जो उपभोग फलन है वो क्या है? ये अल्पकालीन उपभोग फलन है। ठीक है। अब इसके बाद हम चौथी विशेषता देखेंगे क्या है। 3 विशेषता अभी तक आपको मैंने बता दिया। अब चौथी जो विशेषता है वो ये है कि किन्स का जो उपभोग फलन है वो अल्पकाल में स्थिर रहता है। किन्स का उपभोग फलन अल्पकाल में
स्थिर रहता है। स्थिर रहने का मतलब है कि जो उपभोग फलन रेखा है आपका, ठीक है, वो न तो ऊपर को जाता है न तो नीचे को जा रहा है, अर्थात उसमें कोई विवर्तन, कोई शिफ्टिंग नहीं होता है उसके उपभोग फलन। जो मैंने अभी उपभोग फलन मैंने आपको बताया C=A+BY, तो ये आपका उपभोग फलन है समीकरण के रूप में। इसको रेखा के रूप में देखेंगे तो ये जो रेखा है जो ऊपर को जाती है वो शिफ्ट नहीं करेगा, ऊपर को ही न तो शिफ्ट करेगा न तो नीचे को। ऊपर का मतलब कि उपभोग फलन का बढ़ना और नीचे को शिफ्ट करने का मतलब उपभोग फलन का कम होना। तो किन्स की ये मान्यता है या किन्स ने अपने जो सिद्धांत व्यक्त किए उनका ये कहना है कि जो उपभोग फलन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वो स्थिर स्टेबल होती है, ठीक है, उसमें कोई विवर्तन नहीं होता है और यह एक अल्पकालीन उपभोग फलन होता है। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद जो पांचवी विशेषता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किन्स का जो उपभोग का सिद्धांत है उसमें उन्होंने ये कहा कि उपभोग व्यय, ठीक है, जिसको हम लोग डिस्पोजेबल इनकम के नाम से भी जानते हैं, उपभोग जो व्यय है या उपभोग जो है वो निरपेक्ष आय के वर्तमान स्तर का धनात्मक फलन होता है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए कि उपभोग व्यय या उपभोग जो है, उपभोग निरपेक्ष आय के वर्तमान स्तर का धनात्मक फलन होता है। ठीक है, अर्थात इसको समीकरण के रूप में देखेंगे तो CT इक्वल टू F ब्रैकेट में YD ब्रैकेट बंद T, ये इसको समीकरण के रूप में हम लोग इस तरह से देखते हैं। यहां पर जो C क्या है, CT क्या है, CT का मतलब वर्तमान उपभोग, T मतलब टाइम। यहां पर दोनों ही साइड में आप लोग T देख रहे हैं, तो T के विषय में आपको थोड़ा समय बता दूं कि T मतलब टाइम होता है। ये जो समय होता है वो वर्तमान समय, भूतकाल और भविष्यकाल, तीन ही समय होता है। तो जो T होता है, T को हम लोग वर्तमान समय कहते हैं, इसलिए आप दोनों ही साइड में देखेंगे कि CT और इधर आपका Y ब्रैकेट के बाहर YD के बाद ब्रैकेट के बाहर T लिखा हुआ, यानी वर्तमान समय को डिनोट किया जा रहा है। लेकिन अगर यही T-1 है लिखा हुआ तो ये क्या हो जाएगा आपका -1 का मतलब ये भूतकाल की बात हो गई, यानी पूर्व समय की बात हो रही है। T-1 का मतलब पूर्व का और T+1 मतलब भविष्य का, यानी बाद का समय। ठीक है, तो यहां पर हम ये पांचवी विशेषता देखते हैं कि किन्स ने क्या कहा कि उपभोग जो है निरपेक्ष आय के वर्तमान स्तर का धनात्मक फलन होता है। यहां पर आप ये देखेंगे कि इसके बाद में दूसरा जो वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा वो ड्यूजेनबेरी की सापेक्षिक आय परिकल्पना, जिसमें सापेक्षिक आय परिकल्पना, यहां पर किन्स का जो सिद्धांत है वो निरपेक्ष आय का है, जबकि ड्यूजेनबेरी ने क्या दिया, सापेक्षिक आय या सापेक्ष आय। तो इसका मतलब क्या है कि ड्यूजेनबेरी ने किन्स के इस विचार का खंडन किया। उन्होंने ये कहा कि उपभोग जो है निरपेक्ष आय का फलन नहीं होता है बल्कि सापेक्षिक आय का फलन होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, और उन्होंने ये कहा कि ये वर्तमान आय का फलन नहीं होता है, ये पूर्व की आय का फलन होता है। इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में इसके विषय में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे और उसको समझेंगे जब मैं ड्यूजेनबेरी की सापेक्षिक आय परिकल्पना का सिद्धांत आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहाँ हम किन्स की बात कर रहे हैं। तो किन्स ने क्या कहा कि
जो उपभोग है वो निरपेक्ष आय के वर्तमान स्तर का धनात्मक फलन है, अर्थात CT इक्वल टू F ब्रैकेट में YD क्या है, निरपेक्ष आय है, ठीक है, और ब्रैकेट बंद T, अर्थात वर्तमान उपभोग, CT मतलब वर्तमान उपभोग हो गया, वो निरपेक्ष आय यानी YD निरपेक्ष आय हुआ, ठीक है, वर्तमान आय का फलन होता है, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद जो आखिरी विशेषता है किन्स के उपभोग सिद्धांत की, वो ये है कि आय में वृद्धि होने पर, ठीक है, या यूं कह लीजिए कि आय में वृद्धि होने से उपभोग में जो परिवर्तन है वो आनुपातिक परिवर्तन होता है। यहाँ पर आनुपातिक नहीं, गैर आनुपातिक परिवर्तन होता है, या इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि आय और उपभोग में परिवर्तन का जो है गैर अनुपातिक संबंध है। ये अनुपातिक का मतलब क्या होता है कि कहने का मतलब है कि आय में जो वृद्धि होती है, अगर उसी दर से उपभोग में भी वृद्धि होती है तो ये अनुपातिक हो गया, अर्थात आय दोगुनी होगी तो उपभोग भी दोगुना हो गया, ठीक है। लेकिन वास्तव में किन्स ने क्या कहा कि आय में जितनी वृद्धि होती है उससे कम दर से वृद्धि होती है, तो जो है आपका अनुपातिक न होकर ये गैर अनुपातिक होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को किन्स का ये उपभोग का सिद्धांत समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि जो मुख्य इसके सार हैं किन्स के उपभोग सिद्धांत या किन्स का जो है उपभोग का मनोवैज्ञानिक जो नियम है वो यह है कि किसी देश की समस्त आय में वृद्धि होने पर उपभोग में भी वृद्धि होती है, लेकिन जिस दर से उपभोग में वृद्धि होती है उससे कम दर से वृद्धि होती है, अर्थात APC घटती है, अर्थात औसत उपभोग प्रवृत्ति घटती है। आय में वृद्धि होने से औसत उपभोग प्रवृत्ति घटती है और MPC APC की अपेक्षा कम होती है, ठीक है। और MPC जो होती है वो क्या होती है, शून्य से अधिक और इकाई से कम होती है, ठीक है। बस यही है आपका किन्स के उपभोग सिद्धांत का विचार, ठीक है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को इस चैनल के विषय में बताइए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।